एवरीवन, दिस इज प्रज्ञा सक्सेना हियर। वेलकम टू प्रज्ञा रिपोर्ट। और आज एमपीपीएससी मेंस पेपर 6 का टॉपिक लिया हुआ है मैंने, मध्य प्रदेश का गौरवशाली इतिहास। ठीक है, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि इसमें आप बहुत सारा कंटेंट लिख सकते हो। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट भी है, प्लस क्योंकि जो आपका 1000 वर्ड्स का जो सिलेबस में टॉपिक्स दिए हुए हैं उसमें एमपी से रिलेटेबल ओनली दो ही टॉपिक्स हैं। ठीक है, पहला आपका स्वर्णिम मध्य प्रदेश है, जिसको मैं ऑलरेडी कंप्लीट करा चुकी हूँ। अगर आपको नोट्स चाहिए कैसे लिखना है ये समझना है तो प्लीज़ गो एंड विजिट माय चैनल, वहाँ पे आपको टॉपिक मिलेगा, तो आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, फिर एमपी का ही दूसरा जो टॉपिक है आपका एमपी का, वो है मध्य प्रदेश का गौरवशाली इतिहास। अब यहाँ पे मैंने टाइप 1 यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने इसके दो फॉर्मेट रेडी किए थे। ठीक है, या तो फिर आप इस तरीके से अपनी कॉपी पे पूरा ऐसे लिख सकते हो, या आपका इजीली 4 पेजेस में आ जाएगा, क्योंकि जो एग्जाम कॉपीज होती है पीएससी मेंस की, है ना, तो वो छोटी होती है। ठीक है, उसमें कम लाइन्स होती हैं। तो आप उसमें या तो एक तरीका ये है लिखने का, एक और भी बहुत ज़्यादा डेप्थ में अगर लिखना लिखना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखना चाहते हो, तो एक ये तरीका है आपके पास में। ठीक है, तो ये आपके पास टाइप 2 हो जाएगा, है ना? तो वो एक टाइप 1 है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको समझ लें, है ना? ये चाहे तो आप इस टॉपिक को भी कर सकते हो। देखो, ये इसमें बहुत अच्छी तरीके से लिखा हुआ है डिटेल में, लेकिन एग्ज़ाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, देखें कि नहीं, आप बहुत ज़्यादा सोच-सोच के या सजा-सजा के लिखे वहाँ पे, है ना? वो दिमाग में तो भई जो जो भी उस टाइम पे क्लिक कर जाता है, तो हम वो लिख पाते हैं। बट एक फिर भी अगर आप पहले से प्रैक्टिस कर सको, है ना? क्योंकि 2025 और 26 दोनों का मीन्स एक साथ पड़ने वाला है, ठीक है? तो जितना ज़्यादा आप अपनी प्रैक्टिस कर सकें, उतना आपके लिए अच्छा होगा। जितना ज़्यादा आप कंटेंट पढ़ेंगे, आपको याद रहेगा, उतना ज़्यादा आप वहाँ पे लिख पाएँगे। ठीक है? तो एक ये तरीका है ना? एक बड़ी सुंदर सी लाइन से स्टार्टिंग की गई है। तो देखो, यहाँ आप एक ये भी चीज़ कर सकते हैं कि कुछ कंटेंट यहाँ से ले लें और उसमें ट्रांसफ़र कर दें। यानी कि दोनों का मिक्सचर बना के आपको जिस तरीके से जो भी सूटेबल लगता है, आप उसको वैसे ही कर सकते हैं। ठीक है? तो इस लाइन से स्टार्टिंग कर दें। फिर मतलब ये काफ़ी बड़ा है इसमें। मैप वगैरह भी बना सकते हो, है ना? दिखा सकते हो कि भई जो चीज़ें अपने यहाँ पे फ़ेमस हैं, जो स्थल फ़ेमस हैं, जिस चीज़ के लिए फ़ेमस हैं, आप उसको मैप में बना के दिखा सकते हैं। एक फ्लो चार्ट बना सकते हो। ठीक है? जैसे इसमें तो बहुत तरीके से बनाया हुआ है और ये बहुत लंबा भी है। ठीक है? तो मैं इसी वाले पार्ट को थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है? फिर आपका जैसे भी मन करे तो आप उसको मिक्स करके लिख लीजिएगा, ठीक है? तो स्टार्टिंग करते हैं। नर्मदा की धारा, बिंद की पहाड़ियाँ, मालवा की मिट्टी, बुंदेलखंड की शान, बघेलखंड की वीरता और महाकाल की नगरी, यही है मध्य प्रदेश की पहचान, ठीक है? तो आप इस लाइन से स्टार्टिंग करेंगे ना, तो एक बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ेगा, सच बता रही हूँ। लाइन भी बहुत अच्छी है, ठीक है? अपने मध्य प्रदेश को अ, इंट्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छी लाइन है ये, ठीक है? तो मध्य प्रदेश भारत के हृदय स्थल में स्थित वह भूमि है, जहाँ प्रागैतिहासिक मानव के प्रथम चिन्हों से लेकर आधुनिक विकास की गाथा तक का समृद्ध इतिहास विद्यमान है। ठीक है, फिर आप सभी की बात कर देंगे कि सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और साहित्यिक दृष्टि से भी गौरवशाली रही है। ठीक है, नर्मदा, ताप्ती, क्षिप्रा या सिप्रा, जो भी बोल मतलब दोनों ही बोलते हैं, चंबल, सोन जैसी नदियों ने यहाँ की सभ्यता और संस्कृति को पोषित किया है। तो आपने नदियों की भी बात कर दी इसमें। ठीक है, फिर आप इस तरीके से टाइमलाइन बना दीजिएगा, है ना? इसको ज़रूर इंक्लूड करिएगा, ठीक है? आप मतलब इसको इंक्लूड करिएगा, फिर टाइमलाइन में ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है, ठीक है? आप इनको चाहें तो इनको ना लिखिएगा, ठीक है? सिर्फ़ आप इनको लिखिएगा, प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद में वैदिक एवं महाजनपद काल, मौर्य, शुंग, कण्व, शातवाहन काल, गुप्त काल, प्रारंभिक काल, इसमें परमार, कलचुरी और चंदेल थे। फिर मध्यकाल, गोंड राज, मुगल शासन, मराठा शासन, ब्रिटिश शासन, फिर स्वतंत्रता संग्राम से राज्य पुनर्गठन तक, फिर आधुनिक मध्य प्रदेश। ठीक है? तो इस तरीके से ये टाइमलाइन ज़रूर बनाइएगा। एक 1-2-3 करने से, लिखने से अच्छा है कि आप इस तरीके से लिखेंगे, तो एक साफ-साफ दिखाई देगा और अच्छा भी लगेगा। ठीक है? फिर इसी को हेडिंग वाइज़ लिखना है। देखिए, आपको एक चीज़ लिखनी है और उससे आप मतलब पूरा कह सकते हैं कि इन इन सभी को लिखेंगे तो आप 2 पेज पढ़ सकते हो उसमें। ठीक है? तो प्रागैतिहासिक काल से स्टार्टिंग करेंगे तो मध्य प्रदेश प्रागैतिहासिक मानव की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। अब प्रागैतिहासिक काल में हमें एमपी में क्या मिला हुआ था, तो हम जानते हैं कि भीमबेटका की जो शैलाश्रय गुफाएँ हैं, वो बहुत ज़्यादा फ़ेमस हैं, जो शैलचित्रों के लिए फ़ेमस हैं। ठीक है? फिर भीमबेटका, रायसेन, आदमगढ़, होशंगाबाद, भगौर, विदिशा, नवदा, टोरी, बालाघाट, इन सब से हमें सोर्सेज़ कुछ ना कुछ मिले हुए हैं, ठीक है? फिर वैदिक और महाजनपद काल की बात की जाएगी, तो अवंती महाजनपद का बहुत नाम है, जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, है ना? तो व्यापार में काफ़ी ज़्यादा फ़ेमस है ये, महाजनपद में ट्रांसफ़र हुई फिर ये। तो इस तरीके से आप ये लिख सकते हो। फिर मौर्य, शुंग, कण्व एवं सातवाहन काल में क्या इंपॉर्टेंट हुआ था? तो मौर्य सम्राट अशोक के शिलालेख मध्य प्रदेश में अनेक स्थानों पर प्राप्त हुए हैं, जैसे कि आपके सांची हो गया, बैरसिया हो गया, किल्ली, विदिशा। शुंग और कण्व शासकों का शासन भी यहाँ रहा। सातवाहन की बात करें तो सातवाहन शासकों का प्रभाव जो था नर्मदा घाटी तक था। सांची का स्तूप, उदयगिरि की गुफाएँ और विदिशा के हेलियोडोरस स्तंभ इस काल की महत्वपूर्ण धरोहर है। फिर आप धरोहरों को मेंशन भी कर सकते हैं अलग से। सांची स्तूप, उदयगिरि गुफाएँ, हेलियोडोरस स्तंभ, विदिशा। ओके। फिर गुप्त काल, स्वर्ण युग कहा जाता है भारतीय इतिहास का गुप्त काल को, है ना? तो इसमें कला, साहित्य, विज्ञान और धर्म का सर्वांगीण विकास हुआ। उदयगिरि गुफाएँ, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अच्छा, देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है, उसे भारत का सबसे पुराना विष्णु मंदिर कहते हैं, 5वीं सदी में बना था जो, ठीक है? तो इस तरीके से आपने गुप्त काल का उल्लेख कर दिया। फिर हम प्रारंभिक मध्यकाल में आ जाएँगे, जो 7 से 12th सेंचुरी तक चला था। ठीक है? तो अब मध्यकाल में क्या-क्या, कौन-कौन सी डायनेस्टीज़ आई हुई थी एमपी में?
किसका कार्यकाल था, तो परमार, राजा भोज। परमार में कौन थे? परमार के राजा राजा भोज। और ये कौन से एरिया में थे? धार। धार में उन्होंने क्या बनवाया था? भोजशाला। ठीक है, जो बाद में भोजपुर के नाम से फेमस हुआ। तो ये परमार डायनेस्टी के बारे में है सारा का सारा कंटेंट। ठीक है, गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात मध्य प्रदेश में अनेक क्षेत्रीय राजवंशों का उदय हुआ, जैसे कि परमार हो गया, कलचुरी हो गया, चंदेल हो गया, कच्छपघात हो गया। तो ये सारे के सारे वंश हुए। ठीक है, अब इन वंशों में क्या इंपॉर्टेंट था? तो धार को शिक्षा एवं साहित्य का प्रमुख केंद्र बनाया। ठीक है, उनके द्वारा स्थापित, इनके द्वारा, ये जो राजा भोज थे इन्होंने ही बनवाया था। तो उनके द्वारा भोजशाला तथा भोजपुर का अधूरा शिव मंदिर बनवाया गया था। फिर चंदेलों का आपने खजुराहो टेम्पल्स के बारे में सुना होगा, है ना? बहुत ही सुंदर कलाकृति बनाई गई है वहाँ पे। ठीक है, मूर्तिकला एवं नागर शैली के लिए प्रसिद्ध है। यह स्थल आज यूनेस्को विश्व धरोहर में भी शामिल है। अब इसमें आप इस काल में क्या क्या आपका इंपॉर्टेंट स्थलाकृतियां बनाई गई थी उनको हम पढ़ लेते हैं। भोजशाला धार में, भोजपुर का अधूरा शिव मंदिर भोजपुर में, और खजुराहो मंदिर छतरपुर जिले में पड़ता है। उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर, मांडू के किले व महल मालवा क्षेत्र में। फिर मध्यकाल की और बात करते हैं तो 13 to 18 सेंचुरी के बीच में तो गोंड्स आए हुए थे, है ना? गढ़कटंगा की रानी दुर्गावती की बात कर लेते हैं। तो इन्होंने भी मुगलों के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया, अपनी वीरता का प्रदर्शन दिखाया, मातृभूमि की रक्षा हेतु बलिदान दिया, साहस एवं स्वाभिमान का प्रतीक कहते हैं इनको। ठीक है, फिर मुगल शासन के दौरान ही मालवा और बुंदेलखंड प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहे। मांडू हुआ आपका, सीरगढ़ हुआ, ग्वालियर दुर्ग जैसे इसके लिए जैसे किले इस काल की स्थापत्य कला को दर्शाते हैं, है ना? ग्वालियर फोर्ट बहुत फेमस है, जिब्राल्टर कहते हैं ग्वालियर फोर्ट को, है ना? 18वीं शताब्दी में मराठा शासन का प्रभाव बढ़ा। होलकर एवं सिंधिया राजवंशों ने क्रमशः इंदौर एवं ग्वालियर को प्रमुख प्रशासनिक केंद्र बनाया। महारानी अहिल्याबाई होलकर ने काशी, उज्जैन और ओमकारेश्वर सहित अनेक धार्मिक स्थलों का पुनर्निर्माण करवाया। ठीक है, तो आप गौंड राज को भी डिफाइन कर सकते हैं। गौंड राज की महारानी कौन थी? रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती किसके खिलाफ लड़ी? मुगल शासन के खिलाफ। फिर ये खत्म हो जाता है तो फिर मराठा शासन आता है, और मराठा शासन के बाद में अहिल्याबाई होलकर आती है। ठीक है, ये प्रमुख स्थल होते हैं, आप इनको मैप में भी दिखा सकते हो उस तरीके से। ठीक है, फिर ब्रिटिश शासन एवं स्वतंत्रता संग्राम आता है। तो ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड में है। और 1857 की क्रांति में हम देख सकते हैं कि तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, अवंतीबाई लोधी, बख्तावर सिंह आदि ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान असहयोग भी साबिना। तो ये सब आपको याद ही होगा। फिर इसमें कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे, इनका नाम लिख लीजिएगा। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, पंडित सुंदरलाल शर्मा, द्वारका प्रसाद मिश्रा। ठीक है, तात्या मामा, है ना? फिर इसको भी इंक्लूड कर सकते हो अगर याद रहे तो, है ना? ये कंटेंट भी काफ़ी अच्छा है, तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं। फिर हम मॉडर्न एमपी की बात करें, आधुनिक मध्य प्रदेश की, तो हम जानते हैं कि 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत मध्य प्रदेश का गठन हुआ। 1 नवंबर 2000 को फिर छत्तीसगढ़ अलग हो गया मध्य प्रदेश से। फिर जो शेष भाग बचा उसे वर्तमान मध्य प्रदेश कहलाया गया। ठीक है, तो मध्य भारत 1948 में बना था, फिर मध्य प्रदेश 1956 में बना। फिर जो एमपी और छत्तीसगढ़ का दोनों का पार्ट था उसे बृहद मध्य प्रदेश बोला गया, तो वो 1960 में था। फिर जब वो अलग हो गया तो वर्तमान में जो मध्य प्रदेश है वो 2000 के बाद में बना। ठीक है, अब वर्तमान उपलब्धियां क्या क्या है एमपी में, क्या क्या कौन कौन से खनिज इंपोर्टेंट है, कृषि में किस चीज में इंपोर्टेंट है, कौन सी फसल में इंपोर्टेंट है। ठीक है, या फिर नेशनल पार्क्स की बात कर लें हम लोग, या फिर उज्जैन की बात कर लें, धार्मिक स्थलों की बात कर लें, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरीके से निरंतर विकास कर रहा है मध्य प्रदेश। तो ये आप प्रमुख भूमिकाएं लिखते हैं मध्य प्रदेश की, है ना? उपलब्धियां लिख सकते हो। फिर मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत की बात करें तो ये सभी आ जाएंगे, उज्जैन, ओमकारेश्वर, मैहर, चित्रकूट, सांची। तो ये प्रमुख पर्यटन स्थल भी है। ठीक है, फिर कला साहित्य एवं स्थापत्य विरासत, तो खजुराहो मंदिर सबसे पहले आएगा, फिर भीमबेटका, सांची स्तूप, भूसाला, फिर मांडू के स्मारक। ये मतलब सारे ही प्लेसेस ही काफी ज्यादा फेमस है पर्यटन के उससे, है ना? और इतिहास भी रहा है अपना, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, ये भी आप इंक्लूड करिएगा। इसमें क्या है, आपका कॉपी अच्छे तरीके से बढ़ जाएगा, आपके पास कंटेंट होगा और एकदम स्टैटिक लगेगा कंटेंट, ना स्टैटिक होगा तो आपको सेंटेंस लिखने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। तो ये अच्छी चीज होती है इस तरीके से प्रिंट करना आंसर को। खजुराहो स्मारक समूह छतरपुर 1986 में इसको यूनेस्को साइट बनाया गया था, जो कि अपने हिंदू एवं जैन मंदिरों के लिए फेमस है। सांची स्तूप की बात करें तो ये रायसेन में पड़ता है, जिसे 1989 में यूनेस्को साइट का दर्जा दिया गया था, जो किसके लिए फेमस है? बौद्ध धर्म में संबंधित प्राचीन स्तूप एवं बिहार है। फिर भीमबेटका की बात कर लेते हैं, तो ये रायसेन में पड़ता है, 2003 में दर्जा दिया गया। देखो ये सब चीजें है ना, आपको बड़ी अच्छी तरीके से याद होगी ये सारा कंटेंट। क्यों नहीं? बिकॉज अपने पीएससी प्री में मेरा पढ़ रहा होता है, तो ये तो चीजें निकलती नहीं है दिमाग से, है ना? कौन किसके लिए फेमस है, कब इसको यूनेस्को साइट बनाया गया, तो आप इसको बड़े आराम से लिख सकते हो। फिर आप एमपी के बारे में कुछ नहीं लिख रहे हैं, अगर आप जनजातियों के बारे में नहीं लिख रहे हैं तो आंसर अधूरा समझे अपना। तो एमपी में कौन कौन सी जनजातियाँ फेमस है? भील, पैगा, कोरकू, कोंड, बिलाल, सहरिया। तो ये सब जनजातियाँ। अब इनका क्या चीज़ फेमस है? लोक संस्कृति, नृत्य, संगीत, परंपरा मध्य प्रदेश की समृद्ध समृद्ध धरोहर है। इनकी लोक कला की बात करें तो भील चित्रकला, गोंड पेंटिंग, भगोरिया नृत्य, लोकगीत एवं हस्तशिल्प, है ना? पूरा यूनिट 10 दिया हुआ है पीएससी प्री में इनके सिलेबस के लिए। तो ये चीज़ भी आप बड़े आराम से लिख सकते हो। स्मृति तथ्य, तो ये भी लिखते हैं, मध्य प्रदेश को भारत का हृदय स्थल एवं मिनी इंडिया कहते हैं। यहाँ की नदियाँ कौन सी इंपॉर्टेंट है? तो
नर्मदा, ताप्ती, चंबल, बेतवा, सोन और करनाली। यहाँ की पहाड़ियों की बात करें तो सतपुड़ा, विंध्याचल, मेकल, मालवा, ये सब। फिर इस तरीके से आप ये ऑप्शन हाँ लिखें। और इतिहास हमें हमारे अतीत से जोड़ता है, वर्तमान को समझने की दृष्टि देता है और भविष्य को सामान्य प्रेरणा देता है। और इस तरीके से ये आपका मध्य प्रदेश का गौरवशाली इतिहास का निबंध लेखन यही समाप्त होता है। आपको आई होप पसंद आया होगा, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मुझे नहीं लगता है आपको यूट्यूब में या फिर कोई चैनल वाले भी आपके सब्सक्राइब जो चैनल्स होते हैं, कोचिंग चैनल्स होते हैं जो, है ना, या कोचिंग्स ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी हो, है ना, तो हम वहाँ से ही पढ़ते हैं और हमें इन चीज़ों का कंटेंट मिलता नहीं है पूरा। तो एक बहुत अच्छा वे है, ठीक है। आप इनको निरंतर प्रैक्टिस करिए और अपने आंसर राइटिंग्स को और भी स्ट्रॉन्ग करिए। ओके, पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।